वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो ये भारतीय संविधान का सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में इसकी विषय वस्तु यानी कि प्रस्तावना किस प्रकार से लिखी हुई है, उसके बाद में इसके मुख्य शब्द, उसके बाद में इसके तत्व, उसके बाद में महत्व, और इसके अलावा हम इसकी समस्याएं या इसकी आलोचना भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना की भूमिका। प्रस्तावना संविधान का पहला पृष्ठ है। यह संविधान के बारे में परिचय कराता है। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का पहला पृष्ठ है। जैसे हमारी बुक होती है, हमारी किताब होती है, उसमें सबसे पहले होती है प्रस्तावना। तो उस प्रस्तावना में यह बताया जाता है कि इस पुस्तक के अंदर, इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है। तो इसी प्रकार हमारा संविधान भी एक किताब की तरह है। उसका जो पहला पृष्ठ है वह उसकी प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में यह बताया गया है कि इस संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, इस संविधान का क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तावना संविधान का पहला पृष्ठ है। यह संविधान के बारे में परिचय कराता है। इसमें संविधान का सार निहित होता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से बनी है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो ये हो गई प्रस्तावना की भूमिका। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का पहला पृष्ठ है। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। और ये प्रस्तावना है, यह उद्देश्य प्रस्ताव से बनी है। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और संविधान सभा ने उसको फिर स्वीकार किया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से फिर संविधान की प्रस्तावना बनी। अब देखते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु। और ये प्रस्तावना की विषय वस्तु आपने काफ़ी बार पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं विषय वस्तु। तो प्रस्तावना की लैंग्वेज है हम भारत के लोग, यानी सबसे पहले क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत को कैसा बनाने के लिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको इसी क्रम में याद रखना है, ये क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, कोमा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समानता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि जो भारत का संविधान है उस संविधान को हम भारत के लोगों ने स्वीकार किया है। क्योंकि संविधान की पहली लाइन क्या लिखी हुई है? हम भारत के लोग। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने ही बनाया है और भारत के लोगों ने ही इसे स्वीकार किया है। और कब स्वीकार किया है? 26 नवंबर 1949 को। अब देखते हैं प्रस्तावना के तत्व।
तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। तो सबसे पहला है सत्ता का स्रोत या फिर संविधान का स्रोत। तो सत्ता का स्रोत कौन है? भारत की जनता। हमने अभी भी पढ़ा है कि जो हमारी जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु की पहली लाइन है हम भारत के लोग, यानी कि तो सत्ता का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। दूसरा है राज्य की प्रकृति। तो राज्य की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको इसी क्रम में याद रखना है। राज्य की प्रकृति कैसी है? सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और उसके बाद लोकतंत्र और सबसे लास्ट में गणतंत्र या गणराज्य। तीसरा है राज्य का उद्देश्य। तो यहाँ पर राज्य का उद्देश्य लिख लो या फिर संविधान का उद्देश्य एक ही बात है। तो राज्य का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो सबसे पहले क्या है? न्याय, दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता, तीसरे नंबर पर समानता और चौथे नंबर पर है बंधुत्व। और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। अब देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख इस प्रकार है, यानी कि जो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहला मुख्य शब्द है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र हो लेकिन बाह्य रूप से दूसरे देश के नियंत्रण में हो, यानी कि आंतरिक मामलों का निपटारा तो स्वयं करता हो लेकिन उसके जो विदेशी मामले होते हैं वे किसी दूसरे देश के नियंत्रण में होते हैं। तो ऐसे राज्य को बोलते हैं डोमिनियन राज्य। तो भारत किसी भी देश का डोमिनियन राज्य नहीं है, वह संप्रभु है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निपटारा स्वयं करता है। तो ये हो गया पहला संप्रभुता। अब दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन संविधान में समाजवादी लक्षण पहले से ही मौजूद हैं। जो समाजवादी शब्द है हमारी प्रस्तावना में, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले से ही, यानी कि जो मूल संविधान है उसमें ही समाजवादी लक्षण पहले से ही पाए जाते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। देखो, समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है। लेकिन जो साम्यवादी समाजवाद होता है उसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही पाया जाता है, निजी क्षेत्र नहीं होता है। तो भारत में समाजवादी लोकतंत्र को अपनाया गया है। अब देखते हैं तीसरा शब्द, और तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। संविधान निर्माता एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संविधान में उन्होंने अनुच्छेद 25 से लेकर 28 अनुच्छेद जोड़ दिए, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ दिया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है
कि सरकार धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करती है। सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रतिनिध्यात्मक का मतलब जनता चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, फिर वह प्रतिनिधि जनता के नाम पर शासन करता है। भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। और संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? जहां कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखते हैं पांचवा शब्द। पांचवा है गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है या चुना जाता है। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का जो राज्य अध्यक्ष है या राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो भारत एक गणतंत्र है। ऐसे ही अमेरिका भी एक गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र पाया जाता है। अब देखते हैं छठा शब्द। छठा शब्द है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना, यानी कि मूल, लिंग, वंश, जाति आदि के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि गरीब और अमीर सभी समान होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब है 7वां है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाना। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के माध्यम से 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। 8वां शब्द है समता या समानता। समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। तो जो ये सारे शब्द हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हम प्रस्तावना की विषय वस्तु में देख चुके हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। 9वां है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति की गरिमा और दूसरा, देश की एकता तथा अखंडता। जो ये अखंडता शब्द है यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। तो पहला महत्व है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया है जो क्रमशः विकास,
अस्तित्व की रक्षा तथा सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर इनको छोड़ना चाहो तो महत्व और समस्याओं को छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप इनको लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसलिए प्रस्तावना और इसकी समस्याएं पढ़ना जरूरी है। दूसरा है, प्रस्तावना में आदर्शों तथा संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जो सरकार के अंगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इससे सरकार के विभिन्न अंगों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरी है, प्रस्तावना में लिखित मूल्य व्यक्तियों को अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही इन मूल्यों को आधार मानकर व्यक्ति सरकार के कार्यों की निष्पक्षता से जांच कर सकता है। यानी कि यदि सरकार प्रस्तावना में जो मूल्य लिखे गए हैं या जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, यदि उनके अनुसार कार्य कर रही है तो हम मान सकते हैं कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। तो जो संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य लिखे हुए हैं उनको आधार मानकर हम सरकार के जो कार्य हैं उनकी जांच कर सकते हैं। चौथा महत्व है, प्रस्तावना के आधार पर सरकार कानूनों तथा नियमों का निर्माण करती है। कानून बनाते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए। अब देखते हैं इसकी समस्या, प्रस्तावना की आलोचना या समस्या। तो पहली समस्या है, प्रस्तावना संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती। क्योंकि संविधान एक बाध्यकारी दस्तावेज है, लेकिन प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती है। इसका कानूनी महत्व नहीं है। यानी कि जो संविधान है वो एक बाध्यकारी दस्तावेज है। यदि सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार को ऐसा करने से रोक सकता है। लेकिन जो प्रस्तावना है वह बाध्यकारी नहीं है। सरकार उसका पालन करे या ना करे, न्यायालय सरकार पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रस्तावना संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाती है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब होता है लागू करना। दूसरी समस्या है, सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे प्रस्तावना में समाजवाद की बात कही गई है, लेकिन वर्तमान में सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। तीसरी समस्या है, प्रस्तावना में विभिन्न शब्दों में अस्पष्टता दिखाई देती है। जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता आदि बातों को परिभाषित नहीं किया गया है। इस कारण शासन के अंगों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अब देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं है, ये बात किसने निर्धारित की है? सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के सामने विवाद आए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णय सुनाया है। तो सबसे पहला है बेरूबारी यूनियन वाद 1960। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना केवल संविधान निर्माताओं की सोच को प्रकट करती है। दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। और ये वाद बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार संविधान में इसका नाम आता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यदि संविधान की भाषा अस्पष्ट है तो इसके माध्यम से संविधान की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तीसरा है SR बॉम्बई वाद 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया। अब देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन।
केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद में यह विवाद सामने आया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन करती है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। इसी को आधार मानकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। यानी कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, और उस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता। तो ये हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु है, उसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ समझना है, और याद ना हो तो एग्जाम में लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस उसके शब्दों को ध्यान में रखना है।